हाय गाइज। आपके सभी के ब्लेसिंग से मेरी रिकवरी काफ़ी अच्छी हो रही है। आई एम रियली डूइंग वेल। तो दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने हार्ट पेशेंट्स और बाईपास सर्जरी के बाद डाइट में एग्जैक्टली क्या लेना है डिटेल में देखा। और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे कि बहुत सारे मरीज का क्वेश्चन होता है कि बाईपास सर्जरी तो हो चुका है डॉक्टर साहब, लेकिन छाती में सेंटर में या बाएं बगल को अभी भी दर्द होता है। वैसे तो दोस्तों, एक सर्जन के लिए ओपीडी में बहुत ही कैजुअल सी बात है, क्योंकि हमको इसका रीज़न पता है। लेकिन उस मरीज के लिए और उसके रिश्तेदारों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय हो सकता है ये। इसका रीज़न ये होता है कि उन्होंने ऑपरेशन भी तो इसी चीज़ के लिए किया था कि उन पेशेंट की छाती में दर्द हो रहा था बाएं बगल को या सेंटर में। ठीक है। तो अभी ऑपरेशन किया और फिर से अगर दर्द चालू हुआ तो आप सोच सकते हो कि उसके मन में कितनी सारी शंकाएं उत्पन्न हो जाएगी। और इसलिए मैं इस स्पेशल टॉपिक पे आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, मेरे जो बाईपास के आपने वीडियोस अगर देखे होंगे, ऑपरेटिव वीडियोस थे तो थोड़े व्यूज कम आए थे, बहुत लोगों ने शायद से देखे नहीं थे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, थोड़ा सा अगर आप मतलब करेज दिखा के देख सकते हो तो वीडियोस बहुत अच्छे से हाई डेफिनेशन में किए गए हैं। तो आप देख सकते हो कि दोस्तों हम कहाँ से नसें निकाल रहे हैं। बाईपास मतलब क्या है कि आप एक दिल के ऊपर जो नसें है वहां पर एक नया रास्ता बना रहे हो, क्योंकि वहां पर वो नेटिव जो ओरिजिनल नस है उसमें ब्लॉकेज हो रखा है, तो आगे उसके आप एक नया रास्ता बना रहे हो। तो दोस्तों, नया रास्ता बनाने के लिए मुझे नई जो पाइप है वो कहीं ना कहीं से लेनी पड़ेगी ना। तो इसके लिए हम छाती का जो ये बाएं बगल का हिस्सा है, यहाँ से हम एक आर्टरी हार्वेस्ट करते हैं, जो कि आपकी ये पूरी छाती का हिस्सा होता है, इसको ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है। तो इसको हम लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी लीमा बोलते हैं। और ये मैंने पहले भी बोला है कि इट्स अ गोल्डन कॉन्डुइट। मतलब बाईपास सर्जरी का आज की डेट में जो एग्जिस्टेंस है वो इसी की वजह से है, क्योंकि ये लीमा का जो ग्राफ्ट है वो एटलीस्ट 15 से 20 साल तक बंद नहीं होता। इसके अलावा हम पेशेंट के पैर से भी वेन्स ग्राफ्ट निकालते हैं। और कभी कभी पेशेंट के बाएं हाथ से यहाँ से हम रेडियल आर्टरी निकालते हैं। आपने सुना होगा ना, लोग जो काट के अपना नस काट लेते हैं वो रेडियल आर्टरी, वही रेडियल आर्टरी दोस्तों। तो वो रेडियल आर्टरी भी निकालते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि अभी पहले छाती की बात करते हैं, जहां से मैंने टॉपिक चालू किया। तो चेस्ट पेन जो पेशेंट को होता है उसके दो कारण होते हैं मेनली। बाईपास सर्जरी के यूजुअली अगर आपको 1 डेढ़ महीना पहले चेस्ट पेन हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सेंटर का जो आपका बोन कटा रहता है, स्टर्नम बोन, उसकी वजह से हल्का हल्का पेन होते रहता है। इसका रीजन है कि वो जो बोन है उसको हमें दो पीस में जो बोन डिवाइड किया था उसको जोड़ने के लिए हमने वायर यूज किए रहते हैं, 1 2 3 4, कभी 5, इस टाइप से स्टेनलेस स्टील के वायर ये रहते हैं। तो वो जो प्रोसेस है, वो वायर्स होते हैं वो बहुत टाइट रखने पड़ते हैं। और फिर उसके ऊपर आपका मसल बन जाता है। आपने जिम में देखा होगा पेक्टोरल्स मेजर मसल, और उसके ऊपर आपकी चमड़ी मतलब त्वचा होती है। तो जैसे जैसे ये जख्म भरने लगती है तो स्कार का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब वो जख्म क्या करती है, थोड़ी सिकुड़ जाती है। तो जख्म अगर सिकुड़ जाएगी तो वहां पर पेशेंट को एक हल्का सा दर्द महसूस होने लगता है, किसी किसी को ज्यादा भी होता है। और अगर पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, अगर ये सही से स्कार नहीं बना सेंटर लाइन में तो वहां खुजली होना, लाल होना, ऐसे सिम्टम भी आने लगते हैं। लेकिन मेनली डरावना सिम्टम होता है कि छाती में दर्द हो रहा है उधर। ठीक है। तो ये नॉर्मल पार्ट ऑफ हीलिंग है, और यूजुअली ये जो दर्द है हड्डी का 2 महीने के बाद में गायब हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा दर्द जो होता है वो होता है बाएं बगल को, जो एग्जैक्टली आपका जो हार्ट अटैक का दर्द होता है उसी लोकेशन पे आता है। और इसका रीजन होता है ये जो हमने आर्टरी हार्वेस्ट की है, लीमा, लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी। ये आर्टरी आप इस वीडियो में देख सकते हो दोस्तों कि हम बोन के ऊपर एक रिट्रैक्टर लगा दिया, बोन को थोड़ा ऊपर उठाया है, बाएं बगल को, रिब्स और स्टर्नम बोन। और वहां से मैं धीरे धीरे एकदम हाई डेफिनेशन में मैग्नीफाइंग लूप्स लगा के वो आर्टरी को धीरे धीरे वहां से निकाल दिया हूँ। और उसको फिर हमने हार्ट के ऊपर जोड़ा है। तो इसमें ना हमें इलेक्ट्रोकॉटरी यूज करनी है पड़ती है दोस्तों, क्योंकि क्या होगा, मैं सिर्फ कैंची से अगर उसको निकालना चालू करूंगा तो ब्लीडिंग होता रहेगा, ब्लीडिंग होगा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा।
तो इसलिए मुझे वो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल स्पॉट्स लगा के उस एरिया को बर्न करना पड़ता है। अभी होता क्या है दोस्तों कि ये नेचुरली ये जो लीमा आर्टरी है वो सिर्फ अकेली आर्टरी नहीं होती, उसके दोनों तरफ दो वेन्स होते हैं, अशुद्ध रक्त की दो नसें होती है, और उसके साथ चेता तंतु भी होते हैं दोस्तों, नर्व्स होते हैं छोटे छोटे। तो ये जो नर्व्स होते हैं वो हमको खुली आंखों से दिखते नहीं है, और इस ये थोड़े थोड़े डैमेज हो जाते हैं उस टाइम पे। इसलिए बहुत लोगों को यहाँ पर एक सुंद सा महसूस होता है, किसी किसी को चींटियां काट रही ऐसा महसूस होता है, किसी किसी को भारीपन महसूस होता है, और कभी कभी अगर किसी का पेन टॉलरेंस अगर काफी कम होगा तो ऐसे मरीज को लगेगा कि यार मुझे तो नया हार्ट अटैक आ गया। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये प्योरली मस्कुलर पेन होता है और थोड़ा सा पैरास्थेसिया वाला पेन होता है। यूजुअली ये जो पेन है आपका शायद से 6 महीने तक भी रह सकता है, आप मेडिसिन ले लोगे तो टेम्पररी रिलीफ होगा, फिर से वापस आ सकता है। लेकिन ये ऐसा समझो कि आपके बाईपास की एक मेमोरी होती है और आपको उसकी आदत पड़ जाती है, तो दिस इज डेफिनेटली नॉट अ हार्ट अटैक। दोस्तों मैं एज अ कार्डियक सर्जन, मैं उतना भी सीनियर सर्जन नहीं हूँ, लेकिन मेरे लगभग मैंने 2-2.5 हज़ार जो ऑपरेशन किए होंगे, मैं आपको इतना गारंटी से बता दूंगा, अगर आप बाईपास सर्जरी के बाद 5 या 6 दिन जिंदा रह लोगे हॉस्पिटल में, अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा ना, तो 90% चांस है या 95% चांस है कि आप अगले 15 साल मत जियोगे दोस्तों। आपकी मौत हार्ट अटैक से तो मोस्टली नहीं होगी, आपको सिर्फ अपने डाइट का और मेडिसिन का ख्याल रखना है। तो हार्ट अटैक फिर से आ गया है ये जनरली सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाईपास के बाद भी हार्ट अटैक आ सकता है, इसका आंसर हाँ है, लेकिन वो उसको कैसे पहचानना है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों 2 रीज़न बताए मैंने चेस्ट पेन के, एक तो आपकी बोन का हीलिंग जो होता है उसकी वजह से पेन, और दूसरा होता है जो यहाँ से हमने आर्टरी निकाली उसकी वजह से पेन हो सकता है। ये दोनों कारण मेजर कारण होते हैं कि बाईपास सर्जरी के बाद भी आपको चेस्ट पेन हो रहा है। तीसरा कारण ये होता है दोस्तों कि हम जब ये बोन ओपन करते हैं ऑपरेशन के लिए, तो बोन ओपन करके तुरंत मुझे हार्ट नहीं दिखाई देगा, उसके अंदर हमको एक रिट्रैक्टर डालना पड़ता है और छाती को ऐसे धीरे धीरे स्प्रेड करना पड़ता है, लगभग इतना एरिया हम छाती का स्प्रेड करते हैं। इससे होता क्या है दोस्तों कि आपके शोल्डर के ब्रेस्ट बोन, मतलब सेंटर का जो बोन होता है, दोनों शोल्डर, ब्रेस्ट बोन, पीछे जो स्कैपुला का ब्लेड होता है और नेक मसल, ये सारे एरिया के नर्व्स, मसल्स, ओके, और लिगामेंट्स, ये सब कुछ खींचा जाता है। तो होता क्या है कि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे सर्जन ऑपरेशन करने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव क्या क्या ख्याल रखना है उसमें बताना ज़्यादा बॉदर ही नहीं करते। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों आपको फिजियोथेरेपी कितना अच्छे से सिखाया गया है। अगर आपको सर्जरी के बाद में सही से फिजियोथेरेपी अगर नहीं बताया गया तो ये सारे मसल स्पाज्म में जाते हैं, और उसका फाइनली रूपांतरण इसमें होता है कि आपको फिर से छाती में दर्द होने लगता है, कई कई लोगों को तो सांस भी चढ़ जाती है। वो तो फिर हमको सर्जन को भी डरावना लगता है, क्योंकि अगर आपको छाती में दर्द होता है और पेशेंट को सांस चढ़ने लगती है तो इन दैट केस हमारा सबसे पहला डाउट होता है कि शायद से हमारा बाईपास फेल हो चुका है, पेशेंट के ग्राफ्ट बंद हो चुके हैं और फिर से हार्ट अटैक आया है। ठीक है, तो दोस्तों सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है। एक तो मैंने आपको स्पायरोमेट्रिक एक्सरसाइज बताया जिससे आपका लंग्स, फेफड़े फूले रहते हैं, लेकिन ये दूसरा जो फिजियोथेरेपी है वो भी बहुत जरूरी है। मेरी एक चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट है, उनका भी एक 3 मिनट का टॉक मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ कि आपको बाईपास सर्जरी के बाद क्या क्या एक्सरसाइजेस करने हैं जिससे कि आपके शोल्डर के, चेस्ट के और नेक के मसल है इनके ऊपर स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, स्पाज्म नहीं होना चाहिए और आपको दर्द नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले नेक एक्सरसाइजेस देखते हैं। सबसे पहले नेक फ्लेक्शन, धीरे से आप नेक फ्लेक्शन करके चिन को चेस्ट से टच कीजिए और 5 सेकंड तक काउंटिंग कीजिए। उसके बाद फिर से न्यूट्रल, उसके बाद नेक एक्सटेंशन, 5 सेकंड का काउंटिंग और डीप इंस्पिरेशन। उसके बाद साइडवेज नेक का मूवमेंट, फिर से 5 सेकंड का काउंटिंग, और उसके बाद आता है नेक रोटेशन। एक बार काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन 5 सेकेंड्स, दूसरी बार क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इस तरीके से आप नेक के 360 डिग्री तक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं शोल्डर एक्सरसाइजेस के ऊपर। ये जो एक्सरसाइज दिखा रहे हैं उसको शोल्डर श्रग बोलते हैं।
ये जो श्रगिंग मूवमेंट करते हैं तो उसके बाद 5 सेकंड तक काउंटिंग करना है और आपने डीप इंस्पिरेशन लेना है इसके साथ में। फिर से आप देख सकते हो 1 2 3 4 5। अब दोस्तों ये है शोल्डर फ्लेक्जन एक्सरसाइजेस। सेम तरीके से शोल्डर फ्लेक्जन मूवमेंट करके 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। दूसरा मूवमेंट है ओवरहेड एबडक्शन, जो कि आपने स्कूल में फिजिकल ट्रेनिंग के टाइम देखा होगा, पीटी के। ये है शोल्डर रोटेशन एक्सरसाइज। पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन। अगला एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ वो है कैट एंड कैमल पोजीशन, जिसमें आपको चेस्ट को आगे प्रोजेक्ट करना है, नेक को एक्सटेंड रखना है और पेट को अंदर खींचना है और लगभग 5 सेकेंड्स काउंटिंग तक आपको उस पोजीशन में रहना है। ये यूजुअली सर्जरी के 2 महीने के बाद हम बताते हैं। ये चेस्ट मसल और अपर बैक मसल के लिए काफ़ी हेल्पफुल एक्सरसाइज माना जाता है, जिससे आपको बैक पेन यूजुअली अवॉइड हो जाता है। अभी दोस्तों हार्ट सर्जरी के मैक्सिमम पेशेंट को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे टेंडरनेस आता है, जैसे कि ब्रेस्ट बोन के दोनों तरफ, सेकंड और थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेसेस में, और ये जो नीचे देख रहे हो आप कॉस्टल मार्जिन में। तो ये वाले जो टेंडर पॉइंट्स है उससे बहुत पेन होता है और इससे पेशेंट ब्रीदिंग नहीं करना चाहता। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फिंगर के जो पल्प है उससे आप वो सारे टेंडर पॉइंट के ऊपर टैप कर सकते हो। जब भी आपको याद आए 30 से 40 बार ऐसे टैप कीजिएगा। दिखने में बहुत सिंपल लगता होगा बट दिस इज़ रियली इफ़ेक्टिव। इससे काफ़ी पेन रिलीफ में फ़र्क पड़ता है पेशेंट को। पहले कॉस्टल मार्जिन पे किया, अभी दोनों तरफ इंटरकॉस्टल स्पेसेस में कर सकते हो आप इस तरीके से। अभी दोस्तों हम ये सेल्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, जिसमें सेल्फ चेस्ट एक्सपांशन आप कर सकते हो। यूजुअली पेशेंट को अकेले में ये करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा पेनफुल, लेकिन आपका फिजियोथेरेपिस्ट अगर आपके साथ में रहेगा तो ये लंग एक्सपांशन एक्सरसाइजेस भी आपके लंग्स के लिए काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। आपको ब्रीद करके अंदर हवा भरनी है छाती में और 5 सेकंड होल्ड करके रखनी है, और उसके छोड़ते टाइम भी हवा बहुत धीरे 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 छोड़नी है। अब एक आपको प्राणायाम बता रहे हैं जिसको हम बोलते हैं अनुलोप विलोप प्राणायाम। आप थोड़ा बाबा रामदेव जी के जो वीडियोस देखते हो उसका अच्छे से डिटेल में रेफरेंस लेके ये कर सकते हो, एंड यू कैन हैव सम अदर गुड ऑप्शंस आल्सो। दोस्तों ये हो गए 3 मेजर कारण जिसकी वजह से आपको बाईपास सर्जरी के बाद भी छाती में दर्द हो सकता है। जनरली ये दर्द पहले 1.5 से 2 महीना रहता है, किसी किसी का 5 या 6 महीने तक भी ये दर्द रह सकता है। अब चौथी बात आती है कि बाईपास सर्जरी के बाद भी छाती में दर्द हो रहा है और वो एक्चुअल में हार्ट का पेन है, मतलब हार्ट में कुछ गड़बड़ है। वो कैसे पहचाने दोस्तों? मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों बाईपास के बाद अगर आपका ग्राफ्ट बंद हो गया तो यूजुअली उसका ड्यूरेशन पहले 24 से 48 आवर रहता है, जब जब आपका ऑपरेशन हुआ रहता है और आप आईसीयू में ही रहते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम ईसीजी से तो पता कर ही लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके दिल का धड़कन आगे पीछे होता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये वाले सारे रिदम हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हमको पता चलता है कि आपका बाईपास ग्राफ्ट बंद हो चुका है या उसमें कुछ तो फ्लो में गड़बड़ है। ठीक है, तो उस टाइम पे भी आपको बहुत सीवियर चेस्ट पेन हो सकता है, जैसे आपको ओरिजिनल हार्ट अटैक के टाइम आया था। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको सांस भयंकर चढ़ेगी, बहुत ज्यादा सांस चढ़ती है। क्योंकि क्या होता है, आपको अगर बाईपास बंद होके फ्रेश हार्ट अटैक आ गया तो सबसे पहले आपके फेफड़ों का प्रेशर बढ़ जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है और उसके बाद हार्ट और लंग्स दोनों फेल होते हैं, और जिससे मरीज को सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। उसको
पसीना छूट जाता है और उसके बाद ईसीजी में चेंजेस आते हैं और उसके बाद हम कुछ केमिकल मार्कर जैसे कि ट्रोपोनिन आई होता है, सीपीके-एमबी होता है, वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम इतना ध्यान रखिएगा कि अगर चेस्ट पेन अगर बरकरार है, आपका डेली चेस्ट पेन हो ही रहा है, आप पेन किलर ले रहे हो, ठीक है, आपने ओपीडी में समझो डॉक्टर को दिखाया कि सर मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, और आपके पेन किलर देने के बावजूद पिछले 5 दिन से मैं पेन उसके बावजूद कम नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में भी एक घंटी बजती है कि शायद से हमें फिर से ग्राफ्ट को चेक करना पड़ेगा। अब ग्राफ्ट को चेक करना या फिर नया हार्ट अटैक आया है कि नहीं, ये कैसे जान सकते हैं? सिंपलेस्ट टेस्ट होता है दोस्तों ईसीजी। ईसीजी पे एसटी सेगमेंट एलिवेशन दिखाई देगा। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और 100% गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है ट्रोपोनिन आई टेस्ट। ट्रोपोनिन आई टेस्ट बढ़ा हुआ रहेगा हजारों की तादाद में, मतलब 1000 से बड़ा है, 10,000 से बड़ा है, 50,000 से, तो दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। एंड इन दैट केस हमको फिर से रिपीट कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी पड़ सकती है, और एंजियोग्राफी पे देखना पड़ेगा कि आपको बाईपास ग्राफ्ट में कुछ क्लॉट तो नहीं गया है, नया एनास्टोमोसिस बंद हो चुका है क्या, ये सारी चीजें वहां पर देखनी पड़ती है। तो दोस्तों बाईपास सर्जरी के बाद कंटिन्यूस चेस्ट पेन नॉट रिस्पॉन्डिंग टू योर मेडिकेशंस, दैट इज द फर्स्ट रेड फ्लैग। सेकंड थिंग इज आपको चेस्ट पेन के साथ भयंकर सांस लेने में दिक्कत होना, तो दूसरी बात है, दैट इज सेकंड रेड फ्लैग। तीसरी बात है पैल्पिटेशंस, मतलब आपको दिल की धड़कन आगे पीछे हो रही है, वो अपने आप को समझ में आ रहा है, उसके साथ आपको स्वेटिंग हो रहा है, तो दैट इज द थर्ड फ्लैग। एंड द फोर्थ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इनफैक्ट ये सबसे इजी है आइडेंटिफाई करने को, कि बहुत बार ऐसे होगा कि पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा सीधा, मतलब बात करते करते एकदम छाती को ऐसे पकड़ के छाती में दर्द होगा और सीधा पेशेंट कोलैप्स हो गया। तो ये 4-5 जो रेड फ्लैग्स होते हैं, इससे पता चलेगा कि भाई मोस्टली फिर से नया फ्रेश हार्ट अटैक आ चुका है, और बाईपास का जो ऑपरेशन किया होगा किसी ने भी, उसमें नया ब्लॉकेज डेवलप हो चुका है। खैर ये दोस्तों काफ़ी रेयर इंस्टेंस है, मैंने अपने करियर में हार्डली कभी कभार देखा है, बट हो सकता है। देखो क्या है, डॉक्टर भगवान नहीं है। आप सोचिए दोस्तों कि भगवान ने आपका दिल इतना सुंदर बनाया और उसके ऊपर ये छोटी छोटी 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर की नसें बनाई है, जिससे इतना बड़ा हार्ट चल रहा है बढ़िया से, ठीक है। उसमें आप और मेरे जैसे लोग गलत खाना खा के, स्मोकिंग करके, ड्रिंकिंग करके अगर उसमें ब्लॉकेजेस ला सकते हैं, तो हम सर्जन लोग तो इंसान है दोस्तों, तो हमारे काम में भी नया ब्लॉकेज बन सकता है। ये कभी टेकन ग्रांटेड नहीं रखना है कि बाईपास सर्जरी हो गया तो अभी मैं अमर हो गया, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन रखने की जरूरत नहीं है, खाने का टेंशन लेने की जरूरत है, जो मर्जी चाहे मैं करूंगा, मैं स्मोकिंग करूंगा, मैं ड्रिंकिंग करूंगा, मैं रात भर जागूंगा, रात भर जाके मूवीज देखूंगा, एक्सरसाइज नहीं करूंगा। ये सब गलत फहमी है दोस्तों। बाईपास हो गया मतलब सब हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाईपास सर्जरी होने के बाद भी अगर आप प्रिकॉशन नहीं लोगे तो ये बाईपास ग्राफ्ट भी बंद हो सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो का टॉपिक, कि बाईपास सर्जरी के बाद भी मरीज को छाती में दर्द क्यों होता है। इसके 4 कारण मैंने आपको आज बता दिए। इसके बाद दोस्तों कुछ माइनर माइनर सिम्टम्स मैं बताना चाहता हूँ, कि जैसे कि जहाँ पर आपका इंसिजन ले लिया है, जैसे कि आपका हाथ में अगर यहाँ पर इंसिजन लिया है, यहाँ भी रेडियल आर्टरी जो होती है आपकी, उसके बाजू में नर्व्स होते हैं, तो उससे भी आपको हाथ के इस एरिया में छोटे छोटे चीटियां काटने जैसा सुंद पड़ता है किसी का, इस टाइप से आपको एक क्या बोलते हैं फील रहता है कि भाई यहाँ कुछ तो है, इट्स नॉट एग्जैक्टली नॉर्मल, यू नो। सेम चीज पैरों में भी होती है। पैरों में तो कई लोगों को पहले 2-3 महीनों में सूजन भी आते रहती है, सूजन आती है दिन भर फिर रात को चली जाती है। तो पैरों में अगर सूजन आती है तो मैं सबको बोलता हूँ कि पैर के नीचे तकिया रख के रात को सोइएगा। मैंने उसके फोटोज और वीडियो पहले भी आपको बता रखे। बेसिकली आप ऐसा समझिए दोस्तों कि आप ही के शरीर से किसी और जगह से एक कॉन्डुट, एक पाइप लेके मैंने आपके दिल में जोड़ दी है। तो बेसिकली क्या है, आपने एक सैक्रिफाइस किया है, एक कुर्बानी की है, तो उसकी थोड़ी बहुत तो आपके बॉडी को मेमोरी रहेगी दोस्तों। आपका शरीर जो भगवान ने पैकेजिंग किया है, हम सर्जन उसका 1 या 2% उसी के जैसा रेप्लिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जिंदगी अगले 10 से 15 साल बढ़ जाए। लेकिन उसमें ये छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस आ जाते हैं दोस्तों।
तो प्लीज इसको निगेटिवली मत लीजिएगा। बाईपास के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आज की डेट में दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई स्टेंट नहीं बना है जो बाईपास सर्जरी से बेटर चल सकता है, समझ रहे हो? क्योंकि बाईपास ये नेचुरल है। आपको कोई फॉरेन बॉडी यूज नहीं किया है, कोई मेटल नहीं है, कोई स्प्रिंग नहीं है ना? आप ही के खून की नसें है, बस दूसरी जगह से उठा के यहाँ पर हार्ट के ऊपर डाल दी है। तो प्लीज मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखिएगा। लेकिन हाँ ये भी है कि भाई चेस्ट पेन हुए ही जा रहा है, आपको ब्रेथलेसनेस हो ही रहा है, उसके बावजूद आप सर्जन को नहीं दिखाना चाहते, ये बेवकूफ़ी हो सकती है। तो कभी कभी ये जानलेवा भी साबित हो सकता है, इसलिए डॉक्टर के आपके टच में रहना ही है दोस्तों। और जितना मेरा अभी 6-7 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, जनरली बाईपास के बाद वो मरीज उसी कार्डियक सर्जन का हो जाता है। उनके और हमारे बीच में एक बढ़िया बॉन्डिंग हो जाती है। और आप देखोगे दोस्तों कि कार्डियक सर्जन को अपने पेशेंट की बहुत ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि हमारे इसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट की डेथ होती है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट जितना भी हमारे साथ कम्युनिकेट करे अच्छा है, ताकि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो हम उसको टाइमली सॉर्ट आउट करें और उसको ख़त्म कर दे वहीं पर, सो दैट यू आर सेफ। ओके, तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा। इसी तरीके से आप वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैसेजेस करना मत भूलिएगा। कीप ऑन आस्किंग मी डाउट्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच।